हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ऑडिट के 44 मार्क्स के बारे में, जो लगभग हम लोग जो है 26 मिनट के अंदर कवर कर देंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। सुपर फास्ट मोड में डिस्कस करेंगे आपके केस बेस्ड सिनेरियोज, आप केस बेस्ड एमसीक्यूज, जनरल एमसीक्यूज, करेक्ट इनकरेक्ट। और प्लीज़ इंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भाई आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार चीज़ आ रही है। जो भी हमारे एडू 91 के ऑडिट के कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, अभी तक हम लोग आपके जो मॉक टेस्ट ले रहे थे वो तो हो ही रहे हैं, उसके एडिशन में भी हम आप लोगों के साथ जो है कुछ करने वाले। और याद रखिएगा, हमारे मॉक टेस्ट ऐसे हैं जो आपको चेक होकर वापस मिलते हैं। हमने इसके लिए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर कर लिया है, जो आपके मॉक टेस्ट लेते भी हैं और उनको चेक भी करते हैं और आपको वापस भी देते हैं। और धीरे धीरे देखिएगा ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन जाएगा, क्योंकि जब हम चलते हैं तो सब चलते हैं। राइट, चलिए जी। तो ये है आप लोगों के लिए एक अपडेट। अब वीडियो को देखना शुरू कीजिए और edu91.org पे विजिट करें। edu91 ऐप डाउनलोड करें। edu91 ऐप में भी आप लोग हमारे कोर्सेज देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी कोर्सेज देख सकते हैं। और कोई कोड यूज़ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बहुत कम प्राइस है, कोई प्राइस हाइक नहीं है। चलिए शुरू कर दीजिए। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जल्दी जल्दी से हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं सर अपने एमसीक्यूज, जो कि केस बेस्ड सिनेरियोज पे हैं। और पहला एमसीक्यू जो है, पहला केस स्टडी जो है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गवर्नमेंट ऑडिट के ऊपर जो है केस स्टडी दी गई है। आइए जरा देखते हैं। सुरेश राणा एंड एसोसिएट्स हैव बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ हेल लिमिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो सबसे पहले तो सर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के आते ही हमें पता चल जाता है कि भाई जो है गवर्नमेंट कंपनी की बात जो है यहाँ पे चल रही है। नाउ हेल लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेट्रो ट्रेन कोचेस। इररिलेवेंट पॉइंट हमारे लिए, कोई सच खास बात नहीं पता चलती यहाँ से। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट सीए सुरेश एक्सटेंडेड स्कोप टू कवर द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी ऑडिट। ओके, बहुत बढ़िया सर। गवर्नमेंट ऑडिट है तो सर ये चीज़ तो ज़रूर कवर होगी ही। सीए सुरेश राणा ऑल्सो आज हिज ऑडिट टीम टू कंडक्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट। बिल्कुल ठीक है जी, एज पार्ट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट ऑफ हेल लिमिटेड। During the course of audit, CA Suresh also found that the company has constructed its new stockyard for parking its metro coaches and maintenance of its metro coaches. ठीक है जी, तो कंपनी ने क्या किया है, स्टॉक यार्ड जो है वो बनाया है पार्किंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए। हाउ द स्टॉक यार्ड वॉज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द कंपनी फॉर द डेजिग्नेटेड पर्पस एंड द कंपनी कंटिन्यूड यूजिंग द रेंटेड स्टॉक यार्ड। लो बाई लो, अपना स्टॉक यार्ड बनाने के बाद भी रेंटेड स्टॉक यार्ड जो है वो यूज हो रहा है, जैसा कि सरकार में होता आया है। सुरेश कंसिडर्ड सच एक्सपेंडिचर एज इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस बोले तो सर जी जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, बेसिकली उसकी जो है यहाँ पे बातचीत चल रही है कि भाई सुरेश जो है इसको क्या मानता है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर मानता है। तो ठीक है भाई, इनफ्रक्चुअस मानता है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब बेसिकली अननेसेसरी, पॉइंटलेस, ये हो गया इनफ्रक्चुअस का मीनिंग। आइए जी, देन चलते हैं आगे। इनफ्रक्चुअस और अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर। द एंगेजमेंट पार्टनर ऑल्सो डिस्कस विद दिस टीम रिगार्डिंग द एरियाज टू बी कवर्ड वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स। नो प्रॉब्लम। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट टीम were also discussed by the engagement partner with his team. Based on the above facts, answer the following. Number 1, statement 1, government audit. पहला क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट 1 है, गवर्नमेंट ऑडिट provides public accounting of operational management program and policy aspect of public administration as well as accountability of the officials administering them. बिल्कुल ठीक है जी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तो सेट करता है गवर्नमेंट ऑडिट। देन सेकंड पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑडिट इज इक्विप्ड एंड इंटेंडेड टू फंक्शन एज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। क्या बात कर दी सर, ऑडिट का आपने पूरा का पूरा मीनिंग खत्म कर दिया। तो मुझे इस पे हो गया है बहुत ज़्यादा डाउट। टू परस्यू एवरी इरेगुलरिटी और मिसडेमिनर टू इट्स लॉजिकल। माई गॉड, माई गॉड। तो भाई यहाँ तो आपको एकदम कत्लेआम मचाने को कहा जा रहा है और बिल्कुल सा स्टेटमेंट 2 जो है वो मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं है, इसलिए मेरा आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आइए, देन डैश इज कंडक्टेड टू इंश्योर दैट वेरियस प्रोग्राम स्कीम्स प्रोजेक्ट्स where large financial expenditure have been incurred are run economically and yielding results expected of them. बिल्कुल ठीक है सर, ये हमें पता है इसका आंसर। वैसे तो इन्होंने अभी ऑप्शंस भी नहीं आए वो वाले, लेकिन मैं देख के समझ गया जहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। इकोनॉमिकली चल रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो सर परफॉर्मेंस ऑडिट की जो है वो बात चल रही है, ये ऑप्शन आना ही था। देन वाइल कंडक्टिंग ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। प्रोविजन ऑफ फंड, गाइज ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हैं। और प्रोविजन ऑफ फंड क्या होता है? प्रोविजन ऑफ फंड बेसिकली जिस काम के लिए पैसे निकाले गए हैं सर जी, उस काम के लिए यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, राइट। तो ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड यही होता है। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर मेसेस सुरेश राणा मस्ट चेक ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय सैंक्शन। ये तो ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन हो गया, तो ये तो गलत है। दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड हैज बीन ऑन द पर्पस। बिल्कुल ठीक है सर, पर्पस वाली बात सही लग रही है। कन्फर्म्स द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑडिट
अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर वाला पॉइंट आ जाता है, ये भी गलत है। प्रोविजन ऑफ फंड में सिर्फ यही सही है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। देन फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर, वही सारी बातें आ गई, ऊपर वाले से मैच करता है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बी। देन देखिए, मैं यहाँ पे आपको बहुत स्पीड में कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कोई भी दिक्कत हो तो अपने चैप्टर्स खोल के देखिएगा, आपको सारी चीज़ें उसके अंदर मिलेंगी है, विच मैं गवर्नमेंट ऑडिट स्पेसिफिकली बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। विच पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑडिट कवर्स द स्क्रूटनी ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक यार्ड बाय द कंपनी विच इज कंसिडर्ड एज टू बी पॉइंटलेस और अननेसेसरी एंड अनअवॉइडेबल बाय सुरेश राणा। तो सिंपल सी सुरेश बार बार ना रैना निकल रहा है, सुरेश रैना। एनीवेज, तो सर इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है, प्रोप्राइटरी ऑडिट। याद कीजिए, एन एक्सपेंडिचर में fulfill all the conditions of a proper expenditure, still it may be wasteful, right? तो वही कंडीशन सर यहाँ पे बन रही है। आइए लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन, while conducting the audit of HALE Limited, which of the following areas is to be covered as part of the audit of receipts? Audit of receipts में क्या क्या आएगा, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1, whether all revenue or other debts due to the government, यानी जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आना था, have been correctly assessed realized credit to the government account by designated authority of HALE Limited? आंसर इज यस, बिल्कुल सर ये तो आएगा। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट करेंगे तो हम जरूर चेक करेंगे कि जो भी रेवेन्यू था, जो भी डेट ड्यू था गवर्नमेंट को, वो प्रॉपरली असेस, रियलाइज और क्रेडिटेड है या नहीं। नंबर 2, वेदर एडिक्वेट चेक्स आर इम्पोज टू इंश्योर प्रॉम्प्ट डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इरेगुलरिटीज, डबल रिफंड, फ्रॉडलेंट और फॉर्ज्ड रिफंड्स। आप इसको भी अगर ध्यान से पढ़े तो कह रहे हैं कि एडिक्वेट चेक जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, किस चीज़ के लिए, डबल रिफंड्स किसी को ना चले जाएं, फॉर्ज्ड रिफंड किसी को ना चले जाएं, राइट। तो ये भी सर मुझे लगता है कि ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स करेंगे तो ये पॉइंट भी हम कंसिडर करेंगे। थर्ड पॉइंट, वेदर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, देखो एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर ऑडिट का पार्ट हो गया, ये ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स का पार्ट नहीं है। वेदर द वेरियस स्कीम प्रोजेक्ट आर एग्जीक्यूटेड एंड देयर ऑपरेशन कंडक्टेड इकोनॉमिकली, वेदर दे आर यील्डिंग द रिजल्ट्स, ये तो परफॉर्मेंस ऑडिट, फिर से आपका ये एक्सपेंडिचर ऑडिट का ही पार्ट हो गया। और ये आपका ऑडिट अगेंस्ट हैज बीन प्रपोज्ड, हाँ ये आपका ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन ऑफ फंड्स, वो पूरा हम पढ़ ही रहे थे अभी, ये उसी का पार्ट हो गया। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, सॉरी ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, क्योंकि पर्पस की बात हो रही है। तो ये दोनों तो एक्सपेंडिचर ऑडिट के पॉइंट हो गए। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हमें ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स के केस में कवर करनी चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नो स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। बाकी ऑप्शन वैसे तो अब देखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी कर लेते हैं। तो ये थी हमारी केस स्टडी 1। मैंने देखो 6 मिनट के अंदर आपको जो पूरी केस स्टडी कवर करा दी। फिर से एक बार आप लोगों से बोलना चाहूँगा, देखो भाई, अगर आप लोगों ने मेहनत करी है, गवर्नमेंट ऑडिट मैंने जिस तरह से आपको पढ़ाया है, आई एम श्योर कि आपका कोई और क्वेश्चन था तो नहीं इसमें, एक बार देख लेते हैं। नहीं, कोई भी और क्वेश्चन तो नहीं है, आई थिंक वी हैव डन इट। हाँ, कोई भी ऐसा सर इसमें पार्ट नहीं है जो आपका रह गया हो। एक बार आप मेरे पढ़ाए हुए वीडियोस को ढंग से देखें एंड यू विल रियलाइज़ कि हमने इस पर्टिकुलर केस सिनेरियो में हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑडिट में कवर करी और उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है आई भी हैं। एनीवेज, लेट्स मूव फर्दर और चलते हैं सर अपनी अगली केस स्टडी के ऊपर। और अगली केस स्टडी क्या है, देखिए, RS and Associates have been appointed as the statutory auditor of MNO Limited for the financial year 1920. CA Ramesh is the engagement partner for the assignment. The management of the MNO Limited has duly given a written representation letter to CA Ramesh, okay, regarding acknowledgement of its responsibility for implementation and operation of accounting system and internal control system of the company. ठीक है सर, मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दी है, किस चीज़ को लेके, आपकी अकाउंटिंग सिस्टम को लेकर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेके। मैनेजमेंट हैज assured the audit firm that such accounting and ICS are designed and implemented to prevent and detect any misstatement on account of fraud and error. बिल्कुल ठीक है, हमारे पास आ गई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। During the course of the audit, the auditor found that wages cost has increased substantially. अच्छा, wages cost बढ़ गई है substantially as compared to the last year. On detailed checking, CA Ramesh found that many new workers have been added to the worker list, which appear to be dummy worker. अच्छा, so क्या है कि भाई wages की cost तो बढ़ गई है। wages की cost क्यों बढ़ गई है? क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स लिस्ट में ऐड हुए, लेकिन जब हमने देखा, समझा, तो पता चला कि भाई जो वर्कर्स हैं, छींक आ रही है, सॉरी, हाँ जी, हमने जब देखा तो भाई वो वर्कर्स जो थे वो कौन थे, वो थे डमी वर्कर्स, राइट। तो अब यहाँ पे सर कुछ तो गड़बड़ है, डमी वर्कर्स आपने पोस्ट कैसे कर दिए यहाँ पे, चलो आगे देखते हैं क्या हुआ है। फर्दर ऑडिटर फाउंड दैट देयर वाज अ फ्रॉड अमाउंटिंग टू ₹2 crore कमिटेड ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट बाय एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। फ्रॉड भी हुआ है। Such fraud has already been reported by the cost accountant of the company, Mr. Sudesh, to the central government. Okay, तो कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट थे, उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर आर कंसिडरिंग देयर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कह रहे हैं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम वो जानना चाह रहे हैं, चलिए देख लेंगे।
The audit team also realized that there is inadequate internal control system with respect to system of authorization and approval of transactions, especially in the process of making purchases. Okay, the system of record keeping with respect to the assets. तो इन दोनों में इनको आईसी में भी प्रॉब्लम लग रही है. चलिए, अब हमारे पास फैक्ट्स हैं, हमने इनके जो है आंसर्स करने हैं. बेस्ड ऑन द फैक्ट आंसर द फॉलोइंग. As the management of MNO Limited has given a written representation regarding the responsibility of prevention and detection of misstatement on account of fraud and error, Messrs R and Associates, तो कह रहे हैं जी मैनेजमेंट ने तो अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दी है. Messrs R S and Associates को क्या करना चाहिए? Should rely on such management. क्या Messrs को जो हमारे ऑडिटर हैं उनको उस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई करना चाहिए एंड कंडक्ट इट्स ऑडिट प्रोसेस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम एंड रिसोर्सेज टुवर्ड द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर. देखो यार, रिलाई तो करना चाहिए, लेकिन ये लाइन पढ़ के ऐसा लगता है कि कंप्लीट रिलायंस के लिए बोल रहे हैं. वो बिल्कुल भी जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए. should not consider such management representation as substitute of obtaining sufficient and appropriate audit evidence and design its audit procedure accordingly. This seems to be right answer. Should not rely on such management representation and should obtain written representation from TCWG. नहीं, मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दी तो हमें TCWG के पास जाने की ऐसा जरूरत नहीं है, पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए कि भाई इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम जो है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Should concentrate on audit of accounting system and accounting policies so used by the company as the prevention and reduction of fraud error is the responsibility of management. देखिए, अब क्या है ना, ये पार्शली करेक्ट है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की प्रिवेंशन रिडक्शन फ्रॉड और एरर की, राइट. लेकिन हमें सिर्फ अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं है सर. हम तो ऑडिट में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं, तो ये भी गलत हो जाता है. तो इसलिए आंसर हो गया मेरा बी. आइए, द इंक्लूजन ऑफ डमी वर्कमैन इन द वर्कमैन लिस्ट बाय मैनेजमेंट ऑफ MNO लिमिटेड एज नोटिस बाय CA रमेश अमाउंट्स टू व्हाट. तो भाई सिंपल सी बात है, हमने डमी वर्कर दिखाए हैं. डमी वर्कर से क्या होगा, हमारा पेमेंट बढ़ेगा या हमारा रिसिप्ट्स कम होंगी. सप्रेशन ऑफ रिसिप्ट्स है या फिर सर जी आपका इन्फ्लेशन ऑफ पेमेंट है. मेरे हिसाब से सर जी क्लियरली ये इन्फ्लेशन ऑफ पेमेंट है, हम इन्फ्लेटेड पेमेंट्स दिखा रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा. आइए ज़रा ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं. इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स. आइए, नाउ द कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, आइए ज़रा मेरे साथ. With respect to the fraud which has been already reported by the cost accountant of the company, Mr. Sudesh, what is the responsibility of Messrs. RS and Associates in this regard? तो देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे सर जी एक फ्रॉड हुआ है. फ्रॉड जो है 2 करोड़ रुपए का है और वो फ्रॉड जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट ने पहले ही रिपोर्ट कर दिया है. अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस रिगार्ड में, थोड़ा सा पेचीदा सवाल है. देखिए मेरे हिसाब से तो सर ऑडिटर की 3 बातें इसमें आनी चाहिए थी, 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी, 143(12) क्लॉज 10 ऑफ कारो और साथ साथ में 240, राइट. इन तीनों का जिक्र जो है होना चाहिए था. बट यहाँ पे आईसीए ने अपने स्टडी मटेरियल में कुछ अलग स्टैंड लिया और यहाँ पे एज इट इज़ जो है वो स्टैंड इन्होंने लेके ये आंसर बनाया है. देखिए लॉजिकली इसका कोई रीज़न तो दिया नहीं है यहाँ पे. इसका रीज़न आपको मिलेगा आईसीए के स्टडी मैट में. अगर आप मई 2021 का स्टडी मैट डाउनलोड करते हैं जिसमें आपने कारो 2020 नहीं पढ़ना है, कारो 2016 पढ़ना है, बस उसमें 2020 कारो को इग्नोर कर दीजिएगा, कारो 2016 पढ़िएगा. उसके पेज नंबर 5.23 की जगह आप रीडिंग लेते हैं जाके, तो आपको पता चलेगा कि भाई बात ऐसी है कि अगर फ्रॉड कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी ने पहले से रिपोर्ट कर दिया सीजी को, तो ये लीगली कहीं नहीं लिखा है, ये आईसीए के स्टडी मटेरियल में लिखा है. एंड आई बेग टू डिफर फ्रॉम इट, बट क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए, उल्टा लटकने को बोला जा रहा है, उल्टा लटकेंगे सर. मेरे पास कोई इसका लीगल बेस नहीं है कि भाई ऐसा क्यों. बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे सर जी अगर ये बात पक्की है कि एज पर दी आईसीए स्टडी मटेरियल कि अगर ऑडिटर ने जो है रिपोर्ट कर दिया है, कॉस्ट अकाउंटेंट ने रिपोर्ट कर दिया है, तो भाई ऑडिटर को रिपोर्ट नहीं करना है एज पर आईसीए स्टडी मटेरियल. में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास की कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई केस नहीं हुआ है, कोई ऐसा हमारे पास कोई बेंचमार्क नहीं है इसको प्रूव करने के लिए जिससे हम कंपेयर कर पाएँ. तो आईसीए का स्टडी मटेरियल ये बोलता है कि भाई अगर कॉस्ट अकाउंटेंट ने फ्रॉड जो है रिपोर्ट कर दिया सीजी को, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. उस केस में ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट से कुछ बातचीत करेगा. उसके आगे का जो टेक्स्ट है, अगेन मुझे उस पर भी थोड़ा सा डाउट है जो आईसीए के स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है. एंड आई रियली बैक टू डिफर. भाई मैं आंख बंद करके ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ ये आंसर है तो इसको ऐसे करके चले जाओ, तो मुझे वो डिस्कशन छोटा सा आपसे करना ही है. अल्टीमेटली मुझे लगता है सर यहाँ पे ऑडिटर की तीनों चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए थी. 143(12) में, आपका क्लॉज 10 ऑफ कारो में, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, नाम हमने पढ़ा था. और तीसरी बात जो है सेक्शन अपना स्टैंडर्ड जो है 240 की भी हमें यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने पड़ेंगे. 240 इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ 315 एंड 330 विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, राइट. तो हम आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पे रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फ्रॉड और फिर उसके लिए रिस्पॉन्स जो है वो बनाते हैं. ओके, सो वो दोनों बातें भी सर यहाँ पे जो है आनी चाहिए थी. लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया है, जो मुझे सही लग रहा है या जो आईसीए ने सही आंसर किया है, वो कुछ इस प्रकार है. देखिए, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है of the Messrs RS and Associate in this regard. So reporting has been done to the CG by the cost accountant of the company. The statutory auditor has no responsibility for such fraud and its reporting. अब देखिए ये भी आईसीए के स्टडी मैट के हिसाब से ये भी सही है
रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें बस ये लाइन लिख दी ना, हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच फ्रॉड एंड इट्स रिपोर्टिंग। सो ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, हाँ। आईसीए का स्टडी मटेरियल बोलता है कि साहब आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी, आपने अब सीजी को नहीं बताना इसके बारे में, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट बता चुका है। अगेन वो सिर्फ आईसीए के स्टडी मटेरियल में है, आई एम नॉट वाउचिंग फॉर इट। अच्छा, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ज़रूर कुछ ना कुछ है, तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहला पॉइंट गलत हो गया। द कॉस्ट अकाउंटेंट हैज डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड द फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टैट्यूटरी ऑर्डर शुड नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट। अगेन आई विल से कि सर क्यों ना इंटरफेयर करें भाई, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर हैं और 2 करोड़ रुपये कोई छोटा अमाउंट तो होता नहीं है, तो भाई हमें तो उस फ्रॉड के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें तो जाननी पड़ेंगी। अब देखिए, CA Ramesh should review the steps taken by the management with respect to the reported fraud, and if he is not satisfied with such steps, he should request the management to perform additional procedure to enable him to satisfy himself that the matter has been appropriately addressed. इस आंसर को ICA ने सही बताया है। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना पड़ जाए तो मुझे यही लग रहा है कि भाई जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो ऑडिटर है, उनको स्टेप्स जो हैं मैनेजमेंट क्या ले रही है विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्टेड फ्रॉड, ये देखना है। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे भैया और एडिशनल प्रोसीजर्स लगाओ, ताकि ऑडिटर जो है अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए दैट ये जो मैटर है फ्रॉड का, ये अप्रोप्रिएटली एड्रेस्ड है। आई डोंट एग्री विद दिस थिंग, कम ऑन। मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ भाई, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, बट मैं आईसीए से लड़ाई भी नहीं करना चाहता हूँ, मैंने अपने बच्चों को मार्क्स दिलाने हैं। Okay. CA Ramesh should obtain written representation from the management that once the matter is appropriately addressed, he will be duly informed by the management. तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम आगे तो काम कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, राइट। सो सी पॉइंट मुझे सबसे बेहतर लग रहा है, दैट्स इट। आईसीए ने भी इसी को आंसर बनाया है मेरे हिसाब से। अगेन टेकिंग अ डिफरेंट स्टैंड, भाई यहाँ पे अब वही है ना कि आईसीए ने स्टडी मैट में लिखा, उसका सोर्स क्या है। हमें तो लॉ पता है 143(12), हमें तो रूल 13 पता है। अगर आपके पास हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। चलिए, हो सकता है मैं भी गलत हूँ भाई, आपके एग्जाम में आ जाए तो अभी करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी से। डैश रेफर्स टू इवेंट्स और कंडीशन दैट इंडिकेट इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड और प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। सिंपल सा आंसर है फ्रॉड रिस्क फैक्टर, कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए था इसके अंदर तो। देन स्टेटमेंट 1, द रिस्क ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग अ मिडिल स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉड इज ग्रेटर देन फॉर मैनेजमेंट फ्रॉड। ये तो स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गई। आप मुझे बताइए, मैंने क्लास में कितनी बार समझाया, जब रक्षक की भक्षक बन जाए, एक एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है और एक मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है, किसके पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे? एम्प्लॉय के पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे या मैनेजमेंट के पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे? और या फिर उल्टा बोल लीजिए, किसके पकड़े जाने के चांसेस कम होंगे? एम्प्लॉय फ्रॉड के पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, मैनेजमेंट फ्रॉड के पकड़े जाने के चांसेस कम होंगे, राइट। और ये क्या कह रहे हैं? कह रहे जी द रिस्क ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग मिडिल स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉड इज ग्रेटर, नॉट डिटेक्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉड इज नॉट ग्रेटर। अच्छा, आपको देख नहीं रहा होगा, नॉट डिटेक्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉड इज नॉट ग्रेटर, इट इज लेस, राइट। कम ऑन, क्योंकि एम्प्लॉय के नॉट डिटेक्टिंग के चांस कम है, डिटेक्टिंग के चांस ज़्यादा हैं, और मैनेजमेंट के डिटेक्टिंग के चांस कम है, नॉट डिटेक्टिंग के चांस ज़्यादा है। स्टेटमेंट 2, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मिडिल स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। बिल्कुल ठीक है जी। फ्रॉड की वजह से, देखिए ध्यान से सुनिएगा, नॉट डिटेक्टिंग बिकॉज ऑफ फ्रॉड चांसेस ज़्यादा है, फ्रॉड से सोफिस्टिकेटेड है, डिजाइन टू कंसील है, वो सारी बातें हम लोग पढ़ा करते थे। सो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, एंड देयरफॉर आंसर विल बी ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। लीजिए, आइए जनरल एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं जल्दी से। बहुत ही जनरल एमसीक्यूज बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन पढ़ें, डैश इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट राइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट। मेरे मन में तो आंसर आ भी गया है। एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। तो सर वो होता है कंटिजेंट लायबिलिटी। इसमें तो कुछ ज़्यादा बात ही नहीं थी। इन रिलेशन टू कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड एविडेंस बाय कंप्लाइंस designed to provide evidence of compliance by engagement team with the firm's quality control policy and process known as। चलिए इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। तो ये है सर हमारी फर्म ने एज पर ऐसे 220 बनाया क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। ये है क्लाइंट, इस क्लाइंट का ऑडिट किया गया एंगेजमेंट पार्टनर प्लस एंगेजमेंट टीम द्वारा। ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, देखिए कंप्लीटेड एंगेजमेंट, राइट। प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंप्लाइंस बाय एंगेजमेंट टीम विद फर्म्स क्वालिटी। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, इन रिलेशन टू, जो ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, ये ऑडिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड एविडेंस, अच्छा ठीक है। अब एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट टीम ने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के साथ कंप्लाइंस किया है या नहीं,
क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड पॉलिसी के साथ कंप्लाइंस किया है नहीं, किसने, एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट टीम ने, ओके। उसके लिए जो प्रोसीजर यूज होगा, ये चेक करने के लिए कि भाई इनका कंप्लाइंस हुआ है नहीं, उसके लिए जो प्रोसीजर यूज होगा उसे क्या बोलेंगे, मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, सब्सिक्वेंट ऑडिट प्रोसीजर, कंप्लाइंस प्रोसीजर। कंप्लाइंस पक्का नहीं है, सब्सिक्वेंट पक्का नहीं है। सब्सिक्वेंट ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है मुझे बताना। आप क्या सोच रहे हो ये वो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर वाला सैप है? नहीं भाई, ये कुछ होता ही नहीं, हमने पढ़ा कहाँ है सब्सिक्वेंट ऑडिट प्रोसीजर। बच गए मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन। अब क्या है मॉनिटरिंग? सर आपका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का एक एलिमेंट है। अगर आपने ऐसे 220 SQC1 पढ़ा है तो उसका एक एलिमेंट है मॉनिटरिंग, राइट। बट मॉनिटरिंग क्या है? जब आप ऑडिट चल रहा है और आप उसको देखते हैं तो सर उसे हम बोलते हैं मॉनिटरिंग। ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद तो हम ये देखेंगे, इंस्पेक्शन होगा इनके डॉक्यूमेंटेशन का, इनके कंक्लूजन्स का, राइट। और इन्होंने जो है जो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करा है, तो उसे तो मैं इंस्पेक्शन बोलूंगा, दैट्स इट, ओके। दिस इज माई स्टैंड ऑन दिस, इंस्पेक्शन। आइए, then the concept of materiality is applied by the auditor in planning and performing the audit, evaluating the effect of identified misstatement on audit. Both in planning and performing the audit and in evaluating the effect of identified misstatement of audit, none of the above is correct. चलिए आइए, तो भाई प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में भी मेटेरियलिटी हम लोग जो है अप्लाई करते हैं, और साथ, अरे यार क्या है, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में भी हम लोग मेटेरियलिटी अप्लाई करते हैं। और यही नहीं, साथ साथ में जब हम लोग इवैल्यूएट कर रहे होते हैं इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, अभी मैंने लाइव सेशन में भी ये क्वेश्चंस कराए थे बच्चों को, तो उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ये जो इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ऐसे 450 पढ़िए। ऑल दो ICA बोलते हैं ऐसे 450 कोर्स में नहीं है, ऐसे ICA तो ये बोलता है 330 कोर्स में नहीं है, बट सर हम ICA की कभी कभी बात नहीं मानते हैं। मैंने अपने बच्चों को 330 ही पढ़ा है, 450 ही पढ़ा है। मुझे लगता है दोनों ऐसे ऑडिट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब आप ऐसे 450 को नाम पढ़ेंगे अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि भाई क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, और ये पॉइंट हमने उसमें अच्छे से कवर किया है। और जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम 330 450 पढ़ें या ना पढ़ें, तो मैं बोलता हूँ एक बार ज़रूर देख के जाना, ICA पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना। हमारे ट्रस्ट इशू है ICA के साथ, हमारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, राइट। तो भाई ये, अब आप ये देखिए कि मटेरियलिटी प्लानिंग में भी यूज़ होगी, परफॉर्मिंग में भी यूज़ होगी, एंड डेफिनेटली इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट में यूज़ होगी, और इसलिए होगा आंसर हमारा C, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें जो है वो कवर्ड है। फोर्थ पॉइंट, डैश इन विच, ओके, द ऑडिटर सिलेक्ट्स द सैंपल विदाउट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर टेक्निक। बिल्कुल क्लियर है, आप लोग नोट्स देखें, एक्जैक्टली आपको लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। द पर्सन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रैटेजी डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड द पहली दूसरी क्लास में सर हम लोग जो है कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको आसान लगा। अभी तक के लिए सर हम लोग 30 नंबर के जो हैं MCQs यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब हम लोग क्या कवर करेंगे? अब हम लोग कवर करेंगे करेक्ट एंड इनकरेक्ट। बोलिए क्या क्या कवर करेंगे? करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ये वाली चीज़ें जो हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए सो जल्दी से देखते हैं। Familiarity threats which occur when auditor are deterred from active objectively with an adequate degree of professional skepticism. Basically, these could happen because of threat of replacement over disagreement with the application of accounting principle. Pressure ना यार क्या बोल रहे हो? Familiarity threats तो तब होता है जब ऑडिटर का रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश हो जाता है। किसके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है? ऑडिटर का क्लाइंट के साथ, तो वो फेमिलिटी थ्रेट्स में आ जाता है। अदरवाइज ये जिन थ्रेट्स की बात कर रहे हैं उसे तो सर हम लोग बोलते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट्स। सो इंटिमिडेशन थ्रेट होगा इसका आंसर। आप इसका आंसर लिखेंगे कैसे? आप सबसे पहले यही लाइन समझाएंगे और बोलेंगे दिस इज इंटिमिडेशन थ्रेट, फिर उसके बाद जो है आप समझा देंगे क्या, उसके बाद जाके आप समझा सकते हैं अपनी फेमिलिटी थ्रेट्स जो है वो क्या होती है। कम ऑन गाइस, कम ऑन, बोल दो जल्दी से, बोलो 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 बोलो। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी जो है वो समझ आ गई है। आइए अच्छा, इसका आंसर भी मैं आपको बता दूँ। इसका आंसर हम लोग क्या लिख के आने वाले हैं? हम इसका आंसर लिखने वाले हैं इनकरेक्ट। ऑल दो आई से ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों भाई, मैं तो इनकरेक्ट करेक्ट के हिसाब से दूंगा, क्योंकि ऐसे जनरली करेक्ट इनकरेक्ट पूछता है। बट आप फॉल्स भी लिखेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है बताइए ट्रू और फॉल्स, और रीज़न अच्छे से लिख के आइएगा। द ऑडिटर्स ओपिनियन हेल्प डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू एंड करेक्ट व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। दिल तोड़ दिया इन्होंने। ट्रू एंड फेयर होता है भाई यहाँ पे, इनकरेक्ट। एंड ट्रू एंड फेयर क्यों होता है ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। वाइल एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिटर नीड नॉट डिटरमाइन मेटेरियलिटी। नहीं भाई, ये भी इनकरेक्ट है। जब हम ऑडिट की ओवरऑल स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, हम प्लानिंग शुरू करते हैं, तो हम लोग अपनी मेटेरियलिटी लेवल जो है वो सेट कर लेते हैं फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। द पॉलिसी ऑफ इनकम रिकग्निशन इन केस ऑफ बैंक शुड बी सब्जेक्टिव। नो, सब्जेक्टिव नहीं है जी, ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होती है। ये एग्जैक्ट लाइन उठाए रखी है इन्होंने बैंक ऑडिट से, राइट। सो ये ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, और साथ साथ में आपके रिकवरी जो होती है, रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी होती है, उसके ऊपर जो है वो डिटरमाइन की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति के जजमेंट पे ये नहीं होनी चाहिए, राइट। ऐसे NPA के बारे में अब लिख के आ सकते हैं कि भाई NPA से इनकम तभी रिकग्नाइज होती है जब वो रिसीव हो जाती है, हमें पता है,
राइट, इज रिकग्नाइज नॉट रिकग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस, बट कब, जब वो रिसीव हो जाती है। देन असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट की अगर मैं आपको बात समझाऊँ, असाइनमेंट होता क्या था। असाइनमेंट जो हम बैंक ऑडिट में पढ़ते थे, असाइनमेंट होता था कि सर हम लोग क्या करते थे, डेट या फिर राइट इन अ पर्टिकुलर थिंग, राइट, डेट या फिर हम राइट इन अ पर्टिकुलर थिंग जो है वो असाइन कर देते थे किसी के फेवर में, उसे हम बोलते थे असाइनमेंट। आइए, द असाइनमेंट इज द क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल चार्ज विच इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ लेंडिंग बैंक बाय एग्जीक्यूशन ऑफ, ना, ये तो हाइपोथिकेशन की आप डेफिनेशन बता रहे हो सर, ये तो हाइपोथिकेशन की डेफिनेशन बता रहे हो। तो असाइनमेंट क्या होता था, असाइनमेंट में हम लोग क्या करते थे, पर्टिकुलरली डेट के लिए जो है वर्ड यूज होता था कि हम लोग को एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट जो है वो हम लोग किसी और पर्सन के फेवर में जो है वो असाइन कर देते थे। तो ये भी इनकरेक्ट होगा भाई, सारे इनकरेक्ट आ रहे हैं। एज पर एस 240 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंशन रिडक्शन ऑफ, भाई बहुत ही बढ़िया, इनकरेक्ट, मैनेजमेंट की होती है यार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट शेल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी प्रिस्क्राइब। क्या बात कर दी, पता ये इस क्वेश्चन ने दिल बहुत तोड़ा है यार मेरा। एक बार आप मेरा स्टडी मटेरियल अगर आपके पास है, कंट्रोल F दबाइए, पीडीएफ फाइल्स आपके पास पक्का होंगी, कंट्रोल F दबाइए, कंट्रोल F दबाने के बाद जो है आप एक काम करिए, कंट्रोल F दबाने के बाद 151 आप सर्च करिए, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, 150 151 दोनों मिल जाएंगे, राइट। बट माई पॉइंट इज कि ये क्या चेक कर रहे हो बच्चों से यार, आप उनकी रटने की एबिलिटी चेक कर रहे हो कि उन्हें ये याद है कि आर्टिकल 151 में क्या लिखा है। सो नॉट डन, बट कोई बात नहीं भाई, गिले शिकवे अपनी जगह, पेपर अपनी जगह। सो आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म। ये बात जो है 150 में लिखी हुई है। 151 बोलता है, 151 क्या बोलता है, 151 ये बोलता है कि भाई अकाउंट्स जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के सामने जो है प्रेजेंट किए जाएंगे। एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हैं, 151 यही बोलता है, राइट। कम ऑन, प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो है वो सबमिट किए जाएंगे, उसके बाद जो है वो लोग उसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने ले जाएंगे। सो इस हिसाब से इनकरेक्ट हो गया, बट दिल तोड़ दिया यहाँ पे भाई, हमारा दिल जो है अब ऐसे ही बना है, टूटा हुआ दिल थोड़ा सा, ठीक है, जैसे ही बना है। देन इन कंसिडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस, द ऑडिटर्स में बिकम अवेलेबल ऑफ द अवेयर ऑफ द पॉसिबल बायसेस मैनेजमेंट जजमेंट। सर ये लाइन जो है ऐसे 700 से उठाई गई है, इसका आंसर है करेक्ट। और इसके रिलेशन में मैं आपको जरूर बोलूंगा, हमारा एक चैनल है Edu91 लाइव, वहाँ पे सर आप लोग को जो है ऑडिट मंथन जो सीरीज चल रही है उसकी वीडियो नंबर 4 जो है वो डाली है मैंने, वो देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने इस आंसर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है, मैंने वो फ्रेमिंग थोड़ी अच्छे से करी है ताकि मैं आप लोगों के साथ वो जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। तो वो आंसर पढ़ के आपको ये क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। आई विल हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ वो जाके ज़रूर पढ़ें, राइट। तो यहाँ पे से 44 मार्क्स जो हमने कवर कर दिए 25 मिनट्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसी और बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए। बाकी आर्टिकल भी हम लोग जो है डिस्कस कर डालेंगे आप लोगों के साथ फास्ट फॉरवर्ड मोड में, क्योंकि अब मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी है। और ज़रूर मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, आपको हमने मॉक टेस्ट की जो एक फैसिलिटी, खास फैसिलिटी दे रखी है जो और कोई नहीं देता है, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट जो है इवैल्यूएट होकर भी मिल रहे हैं, और इवैल्यूएट करने वाले और कोई नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। और आपके लिए एक धमाका सरप्राइज जो है बहुत जल्दी आ रहा है, इसी हफ्ते अनाउंस कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।